कोरोना महामारी की चपेट में पूरी दुनिया है। लगभग सभी देश में इस महामारी के चलते तमाम आर्थिक सामाजिक संकट झेल रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई। स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में नई चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुटता की दरकार है और इस दौर में कोरोना वायरस से निपटने के साथ ही अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने की भी चुनौती है। यह सच है कि कोरोना की वजह से भारत के सामने अनगिनत चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं, लेकिन भारत के दृढ़ संकल्प और प्रयासों के सामने कोरोना की चुनौतियां बौनी साबित हो रही हैं। संकट के इस दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक कदम आगे आते हुए समाज और अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम यानी कि आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम आपको ऐसे ही कुछ हस्तियों से रूबरू करा रहे हैं। आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनके कंधों पर मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने का जिम्मा है, जिन पर जिम्मेदारी है प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मुहैया करवाने की। जी हां, हम बात कर रहे हैं एमपी के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा की। ओम प्रकाश सखलेचा शिवराज सरकार में एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। साथ ही कोरोना काल में भी ओम प्रकाश सखलेचा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में युद्ध स्तर पर काम किया है, लोगों तक मदद पहुंचाई है। सखलेचा जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहला सवाल आपसे यही है मंत्री जी कि आपका जन्म क्योंकि एक सामान्य परिवार में हुआ है, तो यहां तक पहुंचना शुरुआत कैसे हुई? जीवन के उस दौर पर भी आप निकले होंगे जब कठिनाइयां आई होंगी, लेकिन उन सबको पीछे छोड़ते हुए आप आगे बढ़ते रहे। उसके बारे में बताएं, कैसे इसकी शुरुआत हुई? देखिए, मैं मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ जी। प्राथमिक स्कूलिंग मेरी मध्य प्रदेश में हुई। जब मैं 72 में मेरे पिताजी सांसद बने तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। फाइनल शिक्षा वहाँ से लेके 11वीं क्लास फिर कॉलेज मैंने दिल्ली में किया जी। इस बीच में इमरजेंसी लग गई तो सेकेंड ईयर में ना एग्ज़ाम, सेकेंड ईयर से मैं नाइट शिफ्ट कॉलेज में चला गया और इंडस्ट्री मैंने शुरू कर दी। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 25 साल अपने जीवन के शुरुआती दौर में केवल इंडस्ट्री चलाई और पूरी दुनिया को घूम के देखने का शौक पाला। 99 में स्वर्गीय सखलेचा जी मेरे पिताजी का स्वर्गवास के बाद उस समय प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब नीमच पधारे तो उन्होंने बुला के मुझे राजनीति ज्वाइन करवाई। मेरी रुचि राजनीति में उस समय तक बिल्कुल ना के बराबर थी और मैंने एक दो बार मना भी किया, लेकिन चूंकि वो परिवार के गॉडफादर के रूप में उन्होंने जब आदेशित किया तो मैंने राजनीति ज्वाइन करी और 99 से स्टेट वर्किंग कमेटी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन गया। तब से लेके आज तक मैं लगातार बीजेपी की स्टेट वर्किंग कमेटी, बीच में बीजेपी की राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी, नेशनल एग्जीक्यूटिव, बीजेपी की फाइनेंस कमेटी, बीजेपी का 2014 का विजन डॉक्यूमेंट, इकोनॉमिक विजन डॉक्यूमेंट कमेटी का भी मेंबर रहा। कई विभिन्न दायित्वों से घूमते घूमते कई डिफरेंट विधानसभा की कमेटियों के मेंबर रहते हुए जी। 2003 से लगातार विधायकी करते हुए अभी माननीय शिवराज जी ने कार्यक्षमता को देखते हुए मुझे उनके मंत्रिमंडल में शामिल किया। मंत्रिमंडल में शामिल करते समय उनके दिमाग में व्यवहारिक बात है कि ये मेरी पृष्ठभूमि कि मैंने 25 साल इंडस्ट्रीज चलाई है। नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया का पहला उद्योगपति रहा हूँ। पहली फैक्ट्री नोएडा की मेरी चली थी।
तो इंडस्ट्रियल एरिया कैसे डेवलप होता है, क्या अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एंटरप्रेन्योर को क्या झेलना पड़ता है, उन सब का अंदाज़ा था। उस बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुझे MSME, साइंस टेक्नोलॉजी और IT डिपार्टमेंट का दायित्व सौंपा। वास्तव में देखा जाए तो कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला कोई डिपार्टमेंट है तो MSME विभाग ही हो सकता है। MSME विभाग में प्रति एकड़ कम से कम 40 से 60 लोगों का एम्प्लॉयमेंट आता है, जबकि कृषि में प्रति एकड़ अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो मैक्सिमम 2 और लार्ज इंडस्ट्री में भी 1 या 1.5 से ज़्यादा का एवरेज एम्प्लॉयमेंट नहीं आता है। तो रेशो इतना बड़ा है। और मैं अगर यहाँ पे ये बात कहूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी कोरोना का सबसे बड़ा दुनिया का डिजास्टर को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदलने का जो काम किया, उसी के माध्यम से आज उनकी डायरेक्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी के गाइडेंस में उनकी मिनट टू मिनट डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए हम MSME में नए तरीके से काम शुरू किया जी। आज MSME ने पिछले अप्रैल के महीने में 1891 नई इंडस्ट्री की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। दैट वाज द फर्स्ट अचीवमेंट कि मध्य प्रदेश में या भारत के इसके पहले किसी भी प्रदेश में एक दिन में एक साथ इतने इंडस्ट्री की शुरुआत नहीं हुई जी। और अभी हमारा टारगेट है कि अगस्त तक और 3000 नई इंडस्ट्री शुरू करें, क्योंकि 3000 और 2000 अगर 5000 इंडस्ट्री शुरू होती है तो कहीं ना कहीं औसत में मैं ये मान के चलता हूँ कि 2 से 3 लाख लोगों का नया डायरेक्ट रोजगार का सृजन होता है और उसी के साथ कम से कम 5 लाख का इनडायरेक्ट रोजगार भी होगा। हम जी तो ये महसूस हुआ कि केवल सोचने से नहीं, हमें कुछ नए कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में के नौजवानों को बहुत रुचि है उद्योग लगाने की, उनके पास एंटरप्रेन्योरशिप की रिस्क लेने की क्षमता है, उनके पास काम करने की क्षमता है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम जो थी वो थी कि हाउ टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टार्ट एंड व्हाट टू स्टार्ट। तो किस प्रोडक्ट को लेके शुरू करे, कैसे शुरू करे और उसकी क्या क्या तकनीकी ज़रूरतें हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद उनको थोड़ा मार्गदर्शन की ज़रूरत थी। तो हमारे विभाग ने CSIR की भारत की सभी 36 लैब से बात करी कि टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट के बारे में वो थोड़ा मार्गदर्शन दे और लघु उद्योग निगम के साथ उनका मार्केटिंग टाई अप और सपोर्ट कर दे। तो हमारे मध्य प्रदेश के एंटरप्रेन्योर बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। फिर जब हमने सोचा वाई मध्य प्रदेश, क्योंकि दूसरे राज्य बहुत अग्रेसिवली, अगर मैं बात करूं गुजरात, महाराष्ट्र जो भारत का नंबर 1 प्रदेश है इंडस्ट्री के मामले में, तो वहाँ के स्थान को छोड़ के मध्य प्रदेश का स्थान क्यों चयन किया जाए जी। तब उस समय हमने सोचा कि हमने कुछ क्लस्टर फॉर्मेशन के बारे में सोचा। आज मैंने 7-8 टाइप के अलग अलग क्लस्टर्स बनाए, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़े 3 क्लस्टर अभी चालू कर चुका हूँ एक तरीके से मैं, जिनमें लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी, ज़मीन की अलॉटमेंट की प्रक्रिया कर ली, एसोसिएशन बन गई। वो है सबसे पहला फर्नीचर क्लस्टर। इंदौर में हमने 600 एकड़ ज़मीन उनको दे दी। भोपाल में हमने फर्नीचर क्लस्टर में 200 एकड़ के करीब ज़मीन दे रहे हैं। ग्वालियर में हम अभी 2 तारीख को माननीय तोमर जी और हम बैठ के उनको
500 एकड़ ज़मीन ईयरमार्क करी है, जिसमें कीर्तिनगर फर्नीचर एसोसिएशन के सभी फर्नीचर के मैन्युफैक्चरर आके उसको विजिट कर रहे हैं। तो जब क्लस्टर फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो एक एक क्लस्टर में 30-40 हज़ार लोगों का एम्प्लॉयमेंट इन टोटलिटी 5 साल में जनरेट होगा नया जी। साथ ही उसकी कॉस्टिंग का इकोनॉमिक्स ऐसा करना पड़ा कि अगर मैं फर्नीचर क्लस्टर के बारे में मैंने सोचा तो मैंने देखा कि लोग जब लकड़ी का काम करते हैं तो 30% लकड़ी कारपेंटर पहले छील के कॉर्नर काट के फेंक देता है, या तो वो जलाने के काम आ जाती है या वो कचरे की पेटी में चला जाता है। तो जब हमने क्लस्टर फॉर्मेशन का डिज़ाइन किया तो हमने ये देखा कि वो लकड़ी का वेस्ट का उपयोग कैसे किया जाए। तो उसके उपयोग की जब हमने बात शुरू करी तो उस समय हमने ये सोचा कि क्यों ना हम प्लाई बोर्ड वाले को या सॉलिड बोर्ड बनाने वाले को वहीं अगर मैं जगह दे देता हूँ तो कहीं ना कहीं वो वेस्टेज जीरो हो गई। इसका मतलब हमारे एरिया का फर्नीचर की कीमत 30% कम हो गई। ऐसे ही मैंने देखा कि जब मैं बात करूं कि स्टील का जो वेस्टेज होता है वो भी 20 से 22% होता है, तो इलेक्ट्रिक फर्नेस का पास में व्यवस्था कर लें। जब मैं बात करूं पाइप की, प्लास्टिक मोल्डिंग की, फोम की, नायलॉन के उसकी प्रेशर डाई कास्टिंग की, इन सब को अगर मैं एक ही जगह ले आता हूँ तो हर कंपोनेंट का प्रोक्योरमेंट, उसकी इन्वेंट्री ड्राइवर फाइनल फर्नीचर में, उसका ट्रांजिट का बीमा, इन सब की अगर मैं कास्ट जोड़ता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40% उस फर्नीचर की कीमत कम हो जाती है जी। अगर मैंने फर्नीचर की कीमत 30% कम कर दी तो चाइना से जो आज इंपोर्ट हो रहा है वो बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, माननीय कॉमर्स मिनिस्टर ये कहते हैं कि हम 30,000 करोड़ रुपए का फर्नीचर हर साल जो इंपोर्ट करते हैं वो 30,000 करोड़ रुपया भारत के पैसे से चाइना के लोगों को रोजगार क्यों मिले। और वास्तव में जायज़ बात है, हमारे यहाँ रोजगार की कमी है, पैसा हमारा और रोजगार चाइना के लोगों को मिल रहा है। तो हमने इसलिए इस कॉस्टिंग पैटर्न में उतने गहराई में गए कि हम कैसे भी चाइनीज़ प्रोडक्ट से सस्ता प्रोडक्ट हमारे यहाँ बने, बेहतर प्रोडक्ट बने और उसकी पूरी व्यवस्था सरकार इस तरीके से करे कि एंटरप्रेन्योर को कभी नुकसान ना हो और वो उसको एक जोश मिले एक दूसरे के कॉम्पिटिटिवनेस में, और साथ ही वो जस्टिफाई कर सके उसकी कॉस्टिंग को। तो ऐसे ही हमने टॉय क्लस्टर बनाया इंदौर में, ऐसे ही हमने फार्मास्यूटिकल क्लस्टर बनाया, ऐसे ही हमने अन्य कई टाइप के क्लस्टर्स बनाए। तो ये 7-8 क्लस्टर्स हम अगले समझ लो आप अगस्त के पहले इन सब में फिजिकल काम शुरू करने का टारगेट रखते हैं। और 1 से 1.5 साल में हम अगर ये सब क्लस्टर आते हैं तो 2.5 साल 2 साल के अंदर हम मिनिमम से मिनिमम 10 लाख लोगों का नया रोजगार सृजन कर देंगे। बिल्कुल, ये तो ओवरऑल बात हुई पूरे मध्य प्रदेश के लिए, साथ ही रोजगार के लिए भी आपने तमाम बातों का जिक्र किया है सकलेचा जी। कोरोना के समय की अगर हम बात करें, अभी भी बहुत डिफिकल्ट समय है ये लोगों के लिए, लेकिन आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में युद्ध स्तर पर काम किया जो कि सराहनीय है। दूसरे क्षेत्रों में भी इसकी चर्चा हो रही है कि कैसे आपने अपने क्षेत्र को भी दिक्कतों से बाहर निकाला, उसके बारे में भी बताएं विस्तार से। देखिए, मैं जब कोरोना काल में शुरू के कुछ दिन मेरी ड्यूटी कलकत्ता के उपचुनाव में लगी हुई, कलकत्ता के चुनाव में लगी हुई थी। जैसे ही मैं क्षेत्र में आया तो मैंने देखा कि हमारे ज़िले के अस्पतालों में, जहाँ 200 बेड का अस्पताल था, उसमें 350 पेशेंट उनने भर दिए और उसी के साथ 400-500 उनके अटेंडेंट, हर पेशेंट के साथ 2 अटेंडेंट अंदर घुसे हुए थे। तो मुझे समझ में एक दिन में आ गया कि अगर ये व्यवस्था ऐसी रही
तो वास्तव में हम अपना दायित्व को नहीं निभा पाएंगे। हमने 3 दिन में ये निर्णय लिया, दूसरे दिन, कि हमने पूरे अस्पताल का मैनेजमेंट डॉक्टरों के हाथ से लेके उनको ट्रीटमेंट के लिए फोकस कर दिया और जिला पंचायत सीईओ को हमने अस्पताल के मैनेजमेंट में लगा दिया। तीसरे दिन हमने 6 नए जगह पूरी विधानसभा और पूरे जिले में 7 नए पॉइंट खोल दिए, जहां 50-50 बेड की व्यवस्था कर दी, ताकि लोगों को बाहर से एक जगह इकट्ठे होने की ज़रूरत ना हो। हमारा इस मॉडल को सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि एक तो क्या हुआ था कि जब वहाँ पे 200-300 एक ही अस्पताल में मरीज थे, तो व्यवहारिक बात है कि सब आखिरी स्टेज पे आए। 2-3 कैजुअलिटी होती भी थी रोज की इतने पेशेंट में, तो एक की कैजुअलिटी अस्पताल में सब देखते थे, तो ऐसा वातावरण बन गया जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, और साइकोलॉजिकल कई मरीज उससे डिप्रेशन में आ जा रहे थे। तो जैसे ही हमने अलग अलग व्यवस्था करी, तो लोगों ने घर से निकलकर अस्पतालों में ट्रीटमेंट लेके 8 से 10 दिन में ठीक होके जाना शुरू हो गए। और ज़्यादा जो जिले में सबसे खराब जिलों में नीमच का नाम था, वो 7 दिन में सबसे बढ़िया जिलों के टॉप 20 में आ गया। उसमें सिर्फ हमने, क्योंकि ना तो मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं प्रशासकीय अधिकारी हूँ, मैं तो जनता की भावना को समझते हुए एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक नियम अपनाया कि समस्या को फैला दो, दूर दूर कर दो, तो वो जल्दी हल हो जाएगी। और समाज ने जब ये देखा कि ये फैलाहट से, और फिर हमने एक और काम किया कि हर 50 बेड के अस्पताल में 10 हमने नर्सें रख दी, 10 हमने वार्ड बॉय रख दिए, 2 हमने आयुष के डॉक्टर रख दिए जो BDS या अन्य थे, और 1 MBBS डॉक्टर। उस टीम ने इतने अच्छे से मैनेज कर लिया कि हमारी जो समस्या 1000 तक पर डे के पेशेंट में गई 300 से, लेकिन किसी को ये महसूस नहीं हुआ कि कब कौन कहाँ आया और कहाँ से ठीक होके चला गया। और हमें बड़ी खुशी है कि इस व्यवस्था को जनता ने भी अप्रिशिएट किया, और आने वाले समय कोरोना 3 की लड़ाई के लिए भी हमने अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। बिल्कुल, और ऐसे ही आप आगे काम करते रहिए, शुभकामनाएं हैं हमारे साथ। जी, 7 नए सेंटर। आप राजनीतिक क्षेत्र में भी क्योंकि लगातार कार्य कर रहे हैं, आपके विभाग ने कोरोना के समय में भी लोगों की मदद की है, उसके बारे में भी आपने बताया। लेकिन इतने व्यस्ततम राजनीतिक जीवन के बीच आप अपने परिवार को कैसे समय देते हैं ताकि उनकी भी इच्छाओं का ध्यान रखा जा सके? देखिए, आप जले पे नमक छिड़क रही है जी। वास्तव में जब आप जनप्रतिनिधि बन जाते हैं जी, तो मैं कई बार कहता हूँ आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए। जिया जी, हम फिर अपने परिवार के लिए शायद ही हमें महीने में 1-2 दिन कभी समय मिले तो मिलता है, बाकी परिवार के सदस्यों को भी चलते चलते ही बात करनी पड़ती है। क्योंकि सुबह 6 बजे से मेरा दिन शुरू होता है, रात की 11-12 कब बज जाती है ये पता नहीं चलता है, और महीने में कम से कम 20 दिन बाहर घूमना पड़ता है अलग अलग एरिया में। तो वो तो एक हर प्रोफेशन की या हर काम की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो राजनीति में जब आप सेवा के भाव से आते हो और आपके मन में जिस दिन ये भाव आ जाता कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए, अब आप किसी परिवार की संपत्ति नहीं है, आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं जी रहे हैं, तो आपका सोच का तरीका बदल जाता है। और जब आप अपने काम को एंजॉय करते हो, उसमें आनंद लेते हो, उसमें रुचि आ जाती है, तो आपको कभी भी थकान महसूस नहीं होती है। आपने देखा होगा कई बार लोगों को बेटियों के विवाह में बेटी की बारात के रवाना होने के बाद 15 मिनट में सब लोग थक जाते हैं।
10 दिन काम करते हैं तब कभी थकान महसूस नहीं होती है, क्योंकि उस काम को वो इंजॉय करते हैं, वो उसमें आनंद लेते हैं। तो राजनीति में भी सेवा में जिसको आनंद आने लग जाता है वो कभी थक नहीं सकता है। और ये चीज़ हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से सीखा कि जिनने 16-16 घंटे 18-18 घंटे कोरोना काल में काम किया और कभी चेहरे पे थकान की झलक भी नहीं दिखी। जी बिल्कुल सकलेचा जी, ये पर्सनल और प्रोफेशनल हालांकि बैलेंस करना हर किसी के क्षेत्र में बहुत जरूरी होता है, लेकिन आपके केस में बहुत डिफिकल्ट भी लगता है। जैसा कि आपने बताया कि आप एक तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए हैं, तो पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है कि उसका प्राइवेटली यूज ना किया जाए, सीधी सी बात है। मध्य प्रदेश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अभी कोरोना का काल भी है, कई ऐसे युवा हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं कि क्योंकि 1.5-2 साल में कई लोगों से रोजगार छिना है, खासतौर से जिनके छोटे छोटे बिजनेस थे उन्हें काफी नुकसान हुआ है। आगे आने वाले समय में उनके लिए नई योजनाएं, नए अवसर मध्य प्रदेश सरकार प्रदान करने जा रही है। जी देखिए, 3 हिस्सों में इस समस्या को बांट लें। जी। पहला, नया रोजगार के अवसर। तो मैं 52 जिलों में से 42 जिलों में अलग अलग जगह अलग अलग इंडस्ट्रीज का काम शुरू करवाना की एक्सरसाइज शुरू हो गई है। अगले महीने तक कम से कम 42 जिलों में कई नए उद्योग, जैसा मैंने अभी आपको बताया, चालू होंगे। नए रोजगार के अवसर सृजन होंगे, नए लोगों को उद्योग लगेंगे, कुछ लोग उनके सप्लायर बनेंगे, कुछ उनकी मार्केटिंग का काम करेंगे। दूसरा हिस्सा आया कि कोरोना 3 की लिए अपने आप को तैयार करना। जी। हमने अपने यहाँ कुछ ऐसा नेटवर्क बनाया है कि किसी के घर में भी अगर कोरोना 3 का कहीं से भी इन्फेक्शन आ गया तो हम उस घर को तुरंत, उस परिवार को आइसोलेट कर देंगे, ताकि वो जो चेन बनकर जो स्प्रेड होता है 1 से 10 और 10 से 100, उसको अगर उसी घर में रोक लिया तो कोरोना 3 पे हम विजय पा लेंगे। तो हमारा टारगेट कोरोना 3 के लिए अपनी जनता को तैयार करना, और उसको लेके मेरी कम से कम नीमच जिले में, मेरे प्रभार का जिले में मेरी कम से कम 25 अलग अलग सेक्टर की बैठकें हुई। हमारे दोनों विधायकों और हमारे माननीय सांसद महोदय ने मिलकर हमने प्रशासन के साथ बैठकर कोरोना 3 को घर के बाहर, किसी भी घर में घुस गया तो घर के बाहर ना निकलने देने के लिए ऐसी योजना बनाई है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि वो उसी घर तक ही सीमित रह पाए, उसको तुरंत वही इलाज मिले, ताकि वो स्प्रेड ना हो। हम सिर्फ आज यही संदेश देंगे, जैसा माननीय प्रधानमंत्री, मैं वास्तव में उनको तहे दिल से नमन करता हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत राजनीति को नज़दीकी से भी देखा। जी। 20 साल से खुद भी राजनीति में डायरेक्ट इन्वॉल्व हूँ। लेकिन मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा कि जिसने ये कह दिया कि पूरे भारत के हर व्यक्ति को फ्री वैक्सीनेशन कराएंगे। जो आदमी समस्या को समझकर, जहां हम देखें पल्स पोलियो की ड्रॉप बन के पिलाने में पुरानी सरकारों को 30-30 साल लगे, और उसके कई उदाहरण हम आज भी समाज में देखते हैं, पोलियो से ग्रसित लोग, तो याद आता है कि उस समय की सरकारें कैसी रही होगी। आज मोदी जी ने यह तय कर दिया कि 2021 में 100% मध्य प्रदेश के निवासियों का वैक्सीनेशन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आज ही अभी 1 घंटे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली, और जिसमें बोला कि कुछ शायद कुछ पोर्शन
जो बहुत प्राइवेट अस्पतालों में कुछ लोग रह रहे हैं, तो उसके वैक्सीनेशन के लिए कुछ फंड की जरूरत थी। तो सभी 32 के 32 मंत्रियों ने सहृदयता से 1-1 लाख रुपया तुरंत अपने सभी सहयोग कर रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि इसी सहयोग से, इसी सहायता से और इसी प्रकार से जो सक्रियता लगातार आप दिखा रहे हैं, उससे जनता को भी लाभ मिल रहा है, आने वाले समय में भी लाभ मिलेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ओम प्रकाश सखलेचा जी, बहुत धन्यवाद उसी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।